नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आप देख रहे थे चौपाल। कल हमने आपको इंटरव्यूज दिखाए थे, उसमें हमने आपको बताया था कि जब किसी भी राज्य में चुनाव की सरगर्मियों को करीब से भांपना हो तो सबसे पहले उनसे सवाल करिए जो सत्ताधीश हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल करके फिर उनके जवाबों को आप जनता तक ले जाइए। आज इसी क्रम में हम आए हैं जेडीयू के तेज तर्रार मंत्री नीरज कुमार जी के पास। आप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं और जेडीयू के पक्ष को काफ़ी मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं। बिहार के राजनीति में एक जाने माने नाम है। आप मोकामा से आते हैं, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करूं, सबसे पहला सवाल, जैसे भी हमारे थे में बाहर भी कुछ लोग मिले, कुछ लड़के जो जिन्होंने कहा कि एक सवाल हमारा रखिएगा मंत्री जी से कि 2017 से बीपीएससी की वैकेंसी आई हटकी पड़ी, हाई कोर्ट में उसका फैसला होना बाकी है और आयोग भी सुस्ती दिखा रहा है। सरकार की तरफ से भी इस पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, इस बारे में जानना चाहूँगा। ये चूंकि मेरा नहीं, उन बच्चों का सवाल है, इसलिए आपसे करना चाहता हूँ। वो बच्चे का कुछ दूसरा अर्थ भी है, वह भी जानते हैं सरकार हाई कोर्ट नहीं गई है और हाई कोर्ट जाने का किसी को अधिकार है और हाई कोर्ट को निर्देशित करने का भी अधिकार किसी को नहीं है। हाई कोर्ट में आप अनुरोध कर सकते हैं कि इसका निष्पादन करिए। सरकार सक्षम समय पर सक्षम तर्क भी दे रही है, लेकिन मामला किसका क्षेत्राधिकार है? माननीय उच्च न्यायालय का है। सरकार की नीयत में खोट नहीं, सरकार की नीति में खोट नहीं और सरकार को निर्देशन करने का अधिकार नहीं। क्योंकि किसी व्यक्ति को जाने का है, इन्हीं के बीच में से अभ्यर्थी गया, कोई सरकार तो नहीं गई, तो स्वाभाविक रूप से कि 3-4 बच्चों की वजह से 10,000 बच्चों का नुकसान हो। आप उनको क्या लोकतंत्र में उनको अधिकार प्राप्त नहीं है? अगर हमको अधिकार प्राप्त है, आपको अधिकार प्राप्त है, तो उनको भी अधिकार प्राप्त है। अब वो तो उन्हीं के सहयोगी होंगे, उन्हीं के साथ पढ़ने वाले बच्चे होंगे। जिन कारणों से गए वो उसके लिए सरकार गुनाहगार है। हाई कोर्ट में कौन सा याचिका दाखिल होगी यह भी सरकार ही तय करेगी। अब कोई आदमी चला गया तो सरकार का अधिकार क्षेत्र क्या है कि अर्ली उसका सुनवाई होना चाहिए, तो सरकार लगातार अनुरोध कर रही है। जी, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, बिहार चुनाव में भी हम भी क्षेत्र में जा रहे हैं, देख रहे हैं, रोजगार को लेकर के बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि वैकेंसी नहीं मतलब हुई हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार रोजगार के बारे में क्या अपने लोगों को बताना चाहती है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। मैं चाहता हूं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए, बिहार की जनता को। पूरे बिहार में 1990 से लेकर 24 फरवरी 2020 तक, 1990 से 2005 तक कुल बहाली हुई 33,499, वह बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा हुआ। पुलिस उपाधीक्षक, अवर निरीक्षक, सिपाही और अन्य नियुक्तियाँ। और बिहार में जब हमको काम करने का मौका मिला तो आयोगें नहीं कार्यरत थी, आयोग के चेयरमैन जेल चले जाते थे। कर्मचारी चयन आयोग से 64,136, तकनीकी सेवा आयोग से 21,946 में चिकित्सक की नियुक्ति अभी कल परसों भी हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग से 16,557, बिहार पुलिस अवर सेवा से 1,962, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती 7,354, 49,279, अन्य विभागों द्वारा संस्थाओं द्वारा 21,166 और नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक नियोजन हमने किया है 3,49,000। इसके अलावा पंचायत स्तर पर जो विभिन्न विकास मित्र, टोला सेवक, जो विभिन्न अवधारणाएं होती हैं, संगठित क्षेत्र के रोजगार के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा सरकार ने बौद्धिक विकास के लिए योजनाएं चलाई। स्वाभाविक है, रोजगार की आकांक्षा करना तो सही है ना, किससे उम्मीद करेगा लोग। लेकिन सरकार अपनी संस्थाओं और संसाधन से जो हमने आधारभूत संरचना का निर्माण किया, और किसी को अगर इस पर बहस करनी हो तो चले जाइए, चाहे जिस भी गांव में नरसंहार हुआ हो, 118 नरसंहार हुए हैं, वह गांव तो गवाह बनेगा ना कि 2006 के बाद उस गांव का विकास क्या हुआ है, वहाँ क्या क्या नई चीज़ें सृजित हुई हैं। और बिहार के अंदर में ये लैंड लॉक स्टेट है, तो बिहार में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का ही संभावना है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन पर आबादी का घनत्व भी ज़्यादा है। स्वाभाविक है, नई पीढ़ी को तो भाई, जब बिहार में अगर 39 इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, आज खुले हैं, तो रोज़गार की तो उम्मीद करेगा वो, क्यों नहीं करेगा?
उसका फर्ज भी है, अधिकार भी है। मंत्री जी, हम आ रहे थे जी, यूपी बॉर्डर से बिहार में प्रवेश किए तो वहाँ पे हमने कई जगह ऐसा देखा जहाँ पे काम चल रहे थे, कहीं सड़क का कहीं पुल का, और ऐसा लग रहा है जैसे क्रेन वहाँ खड़ी, मशीनें वहाँ खड़ी महीनों से जंग खा रही हैं। क्या वजह ऐसी हो जाती है कि मतलब बिहार में काम शुरू तो होता है पर ख़त्म होने में बड़ा समय लग जाता है, बहुत लंबा समय मतलब लगा पड़ा है? ऐसा नहीं है। बिहार में सड़कें जब बन रही हैं तो अब अनुरक्षण नीति भी तय होता है उसका। अब जो वहाँ प्लांट लगाया, वहाँ सड़क बनाया, तो वहीं रखेगा अपना प्लांट ना, प्लांट को तो शिफ्ट नहीं कर देगा क्योंकि मेंटेनेंस उसको करना है। नहीं, समय नहीं लगता है। अब बिहार के साथ यह भी एक परेशानी है, यह भी जानिए कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के हमारा जो जलवायु है वह मिट्टी का कार्य करने की इजाज़त नहीं देता है, जिसके चलते चूँकि हमारा यहाँ वर्षापात भी ज़्यादा होती है, असामयिक वर्षा होती है। ये चुनौतियों से तो हम जूझते हैं और उन चुनौतियों के बीच ही काम करना है। अब आप कल्पना करिए कि कोसी के इलाके में जो काम हुआ है, अब वहाँ बाढ़ आ गया तो चुनौती बढ़ेगी कि नहीं? सड़कें का अनुरक्षण करिए। बाढ़ का भी तो कोई स्थायी समाधान करना चाहिए। ये हमारे अधिकार में है। नेपाल की नदियों का कहर टूटेगा तो हम गुनाहगार हैं इसके लिए। भाई राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस सवाल पर किया कि भाई जैसे गंगा के सवाल पर, गंगा में गाद का सवाल, गाद के लिए तो हमको सीमित अधिकार है, और जल देश के अंदर में संविधान के समवर्ती सूची में भी है, केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार प्राप्त है। विभिन्न राज्यों का मामला ये जुटता है। बिहार में मध्य प्रदेश का भी पानी आता है, उत्तर प्रदेश का भी पानी आता है, नेपाल की नदियों का भी आता है, तब उसके भरोसे हम अपना काम बंद कर दें तो ये तो नहीं होगा। हमको जब काम करने का मौका मिला, हम के फ्लड का भी मुकाबला करेंगे, और इस बिहार में आपदा की नीति नहीं थी। यहाँ फ्लड का जब पैसा आता था तो दूसरे जिला में खर्च हो जाता था, और आज लोगों के खाते में हस्तांतरित होता है। ये तो हमने आपका लेखा जोखा जो आपकी सरकार का था इससे सवाल किया। अब थोड़ा सा चुनाव की तैयारियों से सवाल मैं कर लेता हूँ, चूंकि चुनाव आने ही वाले हैं। सबसे पहला सवाल गठबंधन से। भारतीय जनता पार्टी अपना कैंपेन शुरू कर चुकी है, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का टैगलाइन दिया है, और ऐसा लग रहा है कैंपेन में कि एकला चलो रे की नीति पे वो चल रहे हैं। तो आपके उनसे सामंजस्य है या कुछ दिक्कत चल रही है? नहीं, वो जो लोग को एनडीए अलायंस से दिक्कत होता है ना, वो दूसरे राजनीतिक दल के नारे पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। भाई हर एक राजनीतिक दल को अपना नारा गढ़ने का अधिकार है। हमने अगर यह कहा कि तरक्की दिखती है तो उससे किसी को मतभेद होगा? आत्मनिर्भर बिहार बनाओ तो इससे किसी को मतभेद होगा? किसी को मतभेद नहीं होगा। ये उम्मीद करें कि आने वाले टाइम में जेडीयू के पोस्टर में मोदी जी और बीजेपी के पोस्टर में नीतीश जी दिखेंगे? अरे भाई, इसमें कहाँ आपको लग रहा है कि इसमें कोई परेशानी है? अरे कोई दरार नहीं है, करार है। और 2019 की जनता का जनादेश भी है यह। 2019 में किसके लिए वोट मांगा था हम लोगों ने? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो किनके नेतृत्व में वोट मांगा जाएगा? किनके लिए मांगा जाएगा? तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे ना, तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन आरजेडी लगातार इस पे हमलावर है कि भाई ये अपने सीटों के फॉर्मूले पे अभी एग्री नहीं है, कौन ज़्यादा पे लड़ेगा कौन कम पे लड़ेगा। तो इनका चिराग पासवान का करियर खतरे में डाल रहे हैं, वो अलग नाखुश चल रहे हैं। तो लगातार आप पे आरोप लग रहे हैं, चूंकि आप तो जेडीयू की तरफ से सबसे तेज तर्रार मंत्री में थे, तो आप उनके निशाने पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। हम निशाना में रहते हैं तो हम कोई दया के पात्र नहीं हैं उनके, अनुकंपा पर हम राजनीति में आए हैं। हम लोग साधारण परिवार से आए, खैर वो अलग मामला है। मैं ये कह रहा हूँ उनको हमारे गठबंधन के बारे में, वो बैठक में बैठे थे क्या? तेजस्वी जी तो नहीं बैठे होंगे, राष्ट्रीय जनता दल के कोई नेता नहीं बैठे थे। ये तो हमारा एनडीए गठबंधन तय करेगा कौन कहाँ से लड़ेगा। उनके साथ वो अपनी परेशानी तो बता नहीं रहे हैं कि भाई उस पार्टी का सुप्रीमो कौन है? लालू जी का। लालू जी से अगर मिलना है राहुल गांधी जी को, अहमद पटेल को, या किन्हीं को मिलना है तो कोर्ट से अनुमति लीजिएगा ना। तो कोर्ट चूँकि फाइनल वहीं होना है, और वहाँ एक भय का वातावरण है इस बार कि जो संपत्ति लिखवा लेता है ये लोग। अब वीआईपी पार्टी से लोकसभा चुनाव में लिखवा लिया, बद्री पूर्वे जी के परिवार से अति पिछड़ा समुदाय के, तो वहाँ जाने में लोग भयभीत है। कह रहे लालू जी के पास जाएंगे तो क्या मांग देंगे, क्या ले लेंगे। चूँकि इन लोग का जो राजनीति में कुसंस्कार रहा है ना, तो ये खुद अपना बारे में बताएं ना कि कौन है राजनीति का मालिक राष्ट्रीय जनता दल का। तेजस्वी यादव आप, लालू जी हैं, राबड़ी देवी हैं, तेज प्रताप हैं, मीसा भारती हैं,
कौन है मालिक, कौन सीट शेयरिंग के बारे में फैसला लीजिएगा। और अगर रांची में होना है तो रांची में अभी आपदा की नीति है, क्वारंटीन होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक दलित महिला विधायिका को इन लोगों ने क्वारंटीन करवा दिया और तेज प्रताप यादव को आने दिया। तो इनके यहाँ तो कौन इस पार्टी का सुप्रीमो ही पता नहीं चल रहा है, तो ये हमारे बारे में क्या टिप्पणी करेंगे। अभी आरजेडी की बात आई तो अभी रघुवंश जी के निधन पे भी खूब राजनीति गर्म रही, राष्ट्रीय स्तर से लेकर बिहार के लेवल तक हर जगह उन पे राजनीति पे खूब चर्चा हुई। आरजेडी का आरोप लगा कि इसको इन्होंने अपने पक्ष में सिंपैथी गेन करने के लिए इस्तेमाल किया, रघुवंश जी के पत्र को। और उस पत्र में वो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ मीडिया के भी खेमे से एक बात आई और कुछ आरजेडी के लोगों से भी, कि उनको उस अवस्था में पत्र कैसे लिख सकते हैं जिस अवस्था में वो आईसीयू में एडमिट हैं। ऐसे में उनके पत्र को लेकर के एक बहुत ही अलग किस्म की राजनीति की गई जो कि ठीक नहीं थी। और जबकि रघुवंश जी जैसे बड़े कद के नेता, उनको तो अंतिम समय में भरपूर राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था। खैर अब नहीं, क्षमा करें। ये 5 शब्द रघुवंश बाबू के जीवन का निहितार्थ था जो अंतिम क्षण में उन्होंने लिखा। अब दिवंगत रघुवंश बाबू के पत्र के हस्ताक्षर पर सवालिया निशान खड़ा करना, तो लालू जी के द्वारा जवाब दिया जाना, उन पर भी सवालिया निशान कि अगर रघुवंश बाबू का पत्र वह गलत है तो लालू जी ने जवाब कैसे दे दिया। लालू जी को जवाब नहीं देना चाहिए था। इसका मतलब लालू जी पर आप परोक्ष रूप से आप राजनीतिक हमला कर रहे हैं कि उनका भी राजनीति में स्थिति ठीक नहीं है। भाई दिवंगत रघुवंश बाबू ने किस बात की पीड़ा व्यक्त की? यह कहा कि हमको एमएलए बना दीजिए, एमएलसी बना दीजिए, एमपी बना दीजिए, यह तो नहीं कहा। उन्होंने वैशाली लोकतंत्र की चिंता की जो दुनिया का पहला लोकतंत्र है। और क्या उम्मीद किया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन वहाँ राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण बेहतर तरीके से हो। उन्होंने किस बात की चिंता प्रकट की? कि उन्होंने चिंता प्रकट की कि जो कृषक समूह है उसको मनरेगा से जोड़ा जाए। ये कौन व्यक्ति कर सकता है जिसका विराट व्यक्तित्व होगा कि जीवन के अंतिम क्षण में, और हमारी परंपरा रही है ऐसी कि जीवन के अंतिम क्षण में सच्चे लोग का प्रकटीकरण होता है। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। रघुवंश बाबू बेबाक थे, निश्चल थे। और मैं गया था वहाँ, हम लोग भी बहुत विधायक सांसद को देखे हैं, जाकर कोई अपनी आँख से देख सकता है कि रघुवंश बाबू की पूंजी कितनी बड़ी थी। जब महिलाएं वहाँ रो रही थीं, गरीब तबके की महिलाएं, और एक चबूतरा हम लोग देखे कि इस चबूतरा पर रघुवंश बाबू अपनी जिम्मेवारी का एहसास करते हुए अपनी बात को कहते थे, तो लोगों के अंदर में आह निकलता है। देखिए पूंजी जीवन का यही है, अगर गुजरे कोई तो आह निकले, और गलत जब जाते हैं लोग तो उसके बारे में कहता है वाह, तब पर भी अंतर समझ में नहीं आता है। रघुवंश बाबू के प्रति सम्मान करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा गया, उसके बाद आप लोगों ने उनको मनरेगा मैन कहा। आज मनरेगा मैन के रूप में, एक स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी के रूप में उनका बिहार और देश सम्मान कर रहा है। अच्छा, अब एक मैं आखिरी क्रम में बढ़ता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बिहार के लिए 545 करोड़ के पैकेज की घोषणा की, और तमाम पैकेजेज हम देख रहे हैं लगातार घोषित किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी लगातार मिलके इस नई नई योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि टाइमिंग ये क्यों चुनी गई? अब इलेक्शन जब बिल्कुल सामने हैं तभी सारे पैकेज क्यों दिए जा रहे हैं? जब बिहार बाढ़ से जूझ रहा था, जब बिहार में और तमाम समस्या, लॉकडाउन जैसी समस्या से जब मजदूर पलायन कर रहे थे विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों से, उस वक्त कहाँ था पैकेज? उस वक्त कहाँ थे ये लोग? अभी चुनाव के टाइमिंग में ही इतने भारी भरकम पैकेजेस की घोषणा क्यों की जा रही है? और एक सवाल और इसमें ऐड कर दूं कि इस पैकेजेस को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये वास्तव में फलीभूत हो पाएगा, धरातल पर उतर पाएगा, या सिर्फ एक घोषणा मात्र रह जाएगा? इसके पहले जो बड़े बड़े पुल के लिए पैसा आया, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए, इस पर चढ़ते होंगे नहीं लोग भी? ये लोग भी चढ़ रहे होंगे ना। अगर गंगा सेतु पर बना तो उस पर चढ़ रहे हैं कि नहीं? कि उस पर नहीं चढ़ते हैं? भाई केंद्र सरकार लगातार, अगर पैकेज का ऐलान हुआ तो उसके विभिन्न कंपोनेंट हैं ना। ऐसा तो नहीं है एग्रीकल्चर के लिए है, रोड के लिए है, हेल्थ के सेक्टर में है। तो टाइमिंग का सवाल वो लोग उठाते हैं जिनको जानकारी का अभाव रहता है। भाई ये सतत प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के अंदर में अगर पुल का हुआ, और पुल में अगर उसके समानांतर पुल बनाना है, अगर इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो जो सड़क निर्माण के क्षेत्र में जो पैसा दिया गया उसी में से पुल बनेगा ना। तो लोग इसके राजनीतिक एजेंडा क्यों ढूंढते हैं?
इसलिए कि राजनीति में वो विरोधी हैं। तो हम तो आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे, जो आधारभूत संरचना के मामले में जिन लोग राजनीति का निहितार्थ तय करते हैं, तो नहीं न जाएंगे उस सेतु पर चढ़ने के लिए, उस सड़क पर, क्योंकि हम इसका विरोध किए हैं। ये नहीं बनेगा, इनका यही कहना है ना कि इनका तो यही कहना है। तो उस समय कहा, कौन सा सवाल? जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें क्या सरकार ने क्या काम किया, नहीं जानकारी है? मैं बता रहा हूँ 2005 के पहले अगर कोविड-19 होता तो क्या बिहार लोग आना मंजूर करते? कोविड-19 की कोई दवा नहीं थी, लॉकडाउन था। अगर घर घर बिजली नहीं रहती तो लॉकडाउन सफल होता, तो संक्रमण के दर को हम नियंत्रित कर पाते। अगर प्रखंड स्तर पर और गांव स्तर पर अगर आधारभूत संरचना, स्कूल, पंचायत, सरकार भवन या बिल्डिंग नहीं होता तो क्या क्वारंटीन सेंटर चल पाता? क्या समाज के जो विभिन्न संवर्ग के लोग आए, अगर उनका सशक्तिकरण नहीं होता पंचायती राज में, तो वो गरीब तबके के लोग ही बाहर में थे, तो गरीब तबके के लोग आकर के क्वारंटीन सेंटर में रहते। और उस दौर में ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि यह सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाओं के तहत उनके खाते में अगर राशि हम हस्तांतरित नहीं करते, कृषि के क्षेत्र में 2 रुपया प्रति यूनिट हम लोग बिजली का दर नहीं घटाते, अगर स्कॉलरशिप बच्चों का हम नहीं उनके खाते में डालते, अगर सोशल सिक्योरिटी का पेंशन उनके खाते में नहीं डालते, अगर विभिन्न योजनाओं का लाभ उनको नहीं डालते, तो आर्थिक रूप से संरक्षित नहीं करते, तो स्थिति क्या हो जाती? और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 35 से 40 लाख लोग आए हैं। आप कल्पना करिए, कल्पना करने की चीज़ है, कितने लोग बिहार आ गए। और बिहार में क्वारंटीन सेंटर में कौन लोग खाना बना रहा था? जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका थी, जो समाज के गरीब तबके की महिलाएं थीं, वो अपने प्राण को संकट में डाल करके लोगों की सेवा कर रही थी, तब पर भी लोग आलोचना करते थे। तो आलोचना करने का तो किसी को लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन जो हमने किया है वो आंकड़े हैं। या देख लीजिए ना, बंगाल में 200 करोड़ की राशि खर्च किया कोविड के दौर में, और हमने कितना खर्च किया? तमाम पड़ोसी राज्यों से तुलना कर लीजिए, जनसंख्या के अनुपात में तुलना करिए। मेरा यह कहना है कि जनसंख्या के अनुपात में सरकार की योजनाओं की तुलना करनी चाहिए, तब लोग को समझ में आएगा कि बिहार ने कैसे काम करने की कोशिश की है। जब तक हमारा इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा तब तक हो सकता है, अब कल नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो आप कुछ प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कि स्वाभाविक रूप से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश की जनता के जनादेश के अनुरूप और इस कोविड-19 के दौर में जब दुनिया इस वैश्विक चुनौती से जूझ रही हो, तो देश के आम लोगों का जीवन स्तर कैसे सुरक्षित हो, कैसे संक्रमण को हम नियंत्रित कर पाएँ, और इस संकल्प को देश की जनता को उन्होंने दिलाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनका जन्मदिन एक महत्वपूर्ण दिवस है, तो इस कोविड-19 से जैसे देश का पुरुषार्थ इस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लड़ा है, तो देश की जनता को इतना पुरुषार्थ रहे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन जो उनके द्वारा दिलाए गए संकल्प हैं, उस संकल्प को पूरा करने में जनता सक्रिय रूप से अपना योगदान दे। तो ये थे नीरज कुमार जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। बिहार और देश के तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। बिहार से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमें देखते रहें। लगातार बिहार चुनाव की कवरेज के दौरान हम जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा, जो भी महत्वपूर्ण बातचीत होगी, हम आप तक ले आएंगे। तो देखते रहिए चौपाल। मेरा नाम है सौरभ और कैमरे के पीछे हमारा सहयोग कर रहे हैं अक्षय।